हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं बेटा प्री बोर्ड 2 जो कि हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हो चुका है और उसके 4 सेक्शंस का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूं। और आज हम सेक्शन नंबर ई करेंगे जिसमें 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे जो कि स्टडी बेस हैं। स्टडी बेस को देखकर आपने घबराना नहीं होता है, वही स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको बस थोड़ा बदल कर आपको दे दिया जाता है। ये सारी जो स्टेटमेंट है मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ए वेटरनरी डॉक्टर वाज एग्जामिनिंग सिक कैट ब्रॉट टू बाय पेट लवर व्हेन इट वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल इट वाज ऑलरेडी डेड। ए पेट लवर वांटेड टू फाइंड इट्स टाइम ऑफ डेथ। भाई एक बंदा है जो जिसके पास पेट था, उसकी बिल्ली थी, वो मर गई, तो वो जानना चाहता था कि मेरी बिल्ली कितने बजे मरी है। ही टुक द टेम्परेचर ऑफ द कैट एट 11:30 PM। 11:30 पे उसने टेम्परेचर लिया तो उस बिल्ली का टेम्परेचर 94.6 डिग्री फ़ारेनहाइट था। ही टुक द टेम्परेचर अगेन आफ्टर 1 आवर एंड द टेम्परेचर वाज लोअर देन द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। भाई उसके बाद उसने 1 घंटे के बाद फिर चेक किया तो और भी लो हो चुका था क्योंकि वो मर चुकी थी, तो मरने के बाद टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इट वाज 93.4 डिग्री। द रूम टेम्परेचर इन विच द कैट वाज पुट इज ऑलवेज एट 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि कमरा बिल्कुल सेम टेम्परेचर पे, कमरे का टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। द नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 होना था, यानी अगर वो जिंदा होती तो टेम्परेचर 98.6 होता व्हेन इट वाज अलाइव। इसने लिख भी दिया। द डॉक्टर एस्टिमेटेड द टाइम ऑफ डेथ यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग विच इज गवर्नड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये आ गई मेन बात कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन से उसने पता करना चाहा कि उसका टाइम ऑफ डेथ क्या है। जहाँ 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये तो रूम का टेम्परेचर है। टी इज द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? यहाँ बिल्ली है कि टी टाइम पर बिल्ली का टेम्परेचर क्या है। तो ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी का निशान। डी कैपिटल टी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू टी माइनस 70। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर जब हम इक्वल टू करते हैं तो राइट साइड में एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लग जाता है, जिसको लगाकर उसने ये डिफरेंशियल इक्वेशन पहले से बना दी है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है सब्स्टिट्यूटिंग द टू डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ टी एंड टी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या प्रोपोर्शन लगा लीजिए, टाइम ऑफ डेथ इज कैलकुलेटेड। ये पूरी रामायण इसने गा दी। इसमें असली चीज़ क्या थी पकड़ने की कि भैया आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस 70। क्लियर हो गया? आगे चलो। अब इसको आपने आंसर देने इन 4 क्वेश्चंस के। पहला क्वेश्चन क्या है? स्टेट द डिग्री ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री साफ तौर पर दिखाई दे रही है, कितनी है? 1 है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है। हो गया। सेकंड पे आ जाओ। विच मेथड ऑफ सॉल्विंग ए डिफरेंशियल इक्वेशन हेल्प इन कैलकुलेटिंग द टाइम ऑफ डेथ। तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि इस dt के साथ तो ये t आ जाएगा और ये dt राइट साइड में चला जाएगा। तो वेरिएबल्स सेपरेशन का जो हमारा मेथड है, ठीक है ना, वेरिएबल सेपरेशन का जो हमारा मेथड है वो मेथड हमारा यहाँ पर यूज होगा। वेरिएबल्स सेपरेबल का जो मेथड है वो यहाँ पर यूज होगा। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पर, ठीक है। नीचे लिख दूंगी मैं इक्वेशन आपके लिए, यहाँ पर लिख देती हूँ एक बार ताकि आपको दिखता रहे। डी टी बाय स्मॉल डी टी इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस 70। और अब हम अपना ऊपर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इफ़ द टेम्परेचर वाज मेजर्ड 2 आवर्स आफ्टर 11:30 PM। भाई उसने तो 1 घंटे के बाद नापा। विल द टाइम ऑफ डेथ चेंज? नहीं, टाइम कैसे चेंज होगा? वो तो जब मरी है तभी मरी है, वो तो फॉर्मूला उसको कैलकुलेट कर देगा। तो ये हो जाएगा थर्ड का आंसर नो, सिंपल। फोर्थ पे आ जाओ। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपका वेरिएबल सेपरेबल का आ जाता है। डी टी इधर ही है तो ये जो टी माइनस 70 है ये तो इसके नीचे आ जाएगा और ये वाले डी टी कैपिटल स्मॉल को हम राइट में ले जाएंगे और दोनों तरफ कर देना है इंटीग्रेट। तो 1 बाई टी माइनस 70 की इंटीग्रेशन हो जाएगी लॉग ऑफ टी माइनस 70 और ये हो जाएगा के इंटू में टी प्लस का आ जाएगा सी। हो गया सॉल्यूशन, बस और कुछ नहीं करना। आप इसको यहीं पर छोड़ दोगे कि टी टाइम हो गया, ये कैपिटल टी बिल्ली का टेम्परेचर हो गया और ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। तो बहुत ही आसान था हमारा केस स्टडी क्वेश्चन। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। स्टेडियम दिखा रखा है, इसको एक बार देख लो, इसकी कोई ज़्यादा हमें ज़रूरत है नहीं।
बस हम इसको जूम करके अपनी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। जिन बच्चों को समझ ना आए वो ऊपर हिंदी में भी स्टेटमेंट को देख सकते हो कि एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया, 42,000 दर्शक बैठ सकते हैं, टिकट की कीमत 10 रुपये और औसत उपस्थिति 27,000 रही है और ये है वो वगैरह। तो हिंदी में पढ़ के भी आप इसको समझ सकते हो। हाँ, जल्दी से पढ़ते हैं इंग्लिश में। ए कंसर्ट इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन ए स्टेडियम दैट कैन होल्ड 42,000 स्पेक्टेटर्स। भाई उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 42,000 दर्शक बैठ सकते हैं। विद टिकट प्राइस ऑफ ₹10 द एवरेज अटेंडेंस हैज बीन 27,000। अगर 10 रुपये की टिकट की जा रही है तो लगभग 27,000 लोग वहाँ देखने के लिए आ रहे हैं। तो कुछ जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा कि देखो टिकट पे ही है, अगर टिकट थोड़ी कम कर देंगे, मान लो टिकट 8 रुपये की कर दें तो हो सकता है 2-4 हज़ार दर्शक और बढ़ जाएं। भाई 10 रुपये की टिकट हर कोई ना ले पा रहा हो, बात को समझ रहे हो। तो सम फाइनेंशियल एक्सपर्ट एस्टिमेटेड दैट प्राइस ऑफ ए टिकट शुड बी डिटरमाइंड बाय दिस फंक्शन। कि कुछ एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं कि अगर हम फंक्शन ऑफ एक्स को ले लें 19 माइनस एक्स बाय 3000। एक्स क्या है? दर्शकों की संख्या। कहने का मतलब है कि भाई अगर 42,000 दर्शक तुमको बिठाने हैं तो तुम्हें टिकट कितनी करनी पड़ेगी। तो एक्स की जगह 42,000 लगाया, 1 मिनट, और आपको दिख नहीं रहा होगा ना, और बटे में 3,000 कर दिया। बात समझ में आ रही? यहाँ एक्स बाय 3000 है, 3 जीरो कैंसिल होगी, 14 3 42 होता है, 19 में से 14 गए 5 रुपये। यानी वो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि अगर हम 5 रुपये की टिकट कर दें तो शायद 42,000 ऑडियंस हमारा बैठ जाए आकर। तो ये हम हिसाब नहीं लगाना है, मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ कि एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं कि अगर हम इस फंक्शन से, ये फंक्शन हम टिकट के लिए ले लें वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, भाई 42,000 टिकट बेचनी है, तो ये फंक्शन चलाओ। तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, द रेवेन्यू आर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, रेवेन्यू माने इनकम, ठीक है, एक्स क्या है? जितनी टिकट बिकी हैं, क्लियर है, तो कितनी आमदनी हमारी हो जाएगी। अब ये जो एफ एक्स है ये क्या है? ये है प्राइस ऑफ 1 टिकट, एक टिकट की कीमत है। और यहाँ ये कह रहा है कि x क्या है? नंबर ऑफ टिकट्स। ये देख लो, x क्या है? नंबर ऑफ टिकट्स। अगर x टिकट्स बिकती हैं तो x टिकट्स का प्राइस जो होगा उनसे जो हमें पैसा मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? रेवेन्यू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इंटू एफ एक्स, तो ये हो जाएगा 19x और माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 3000। ये हमारा रेवेन्यू आ जाएगा, इनकम आ जाएगी। अब ये देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा साफ कर दूंगी, आपको समझ आ गया ना। भाई एक टिकट इतने की है तो एक्स टिकट जितने, मान लो एक्स टिकट बिक गई तो एक्स टिकट से जो पैसा मिलेगा वो रेवेन्यू हो गया। एक्स की रेंज कितनी होगी? एक्स फिर से नोट करो क्या है? नंबर ऑफ टिकट्स, यानी कितनी टिकट्स बिक सकती हैं। बिकने को भैया एक भी ना बिके और मैक्सिमम 42,000 भी बिक जाएं, तो 0 से 42,000 तक हमारी रेंज हो जाएगी। ये वाला आ जाएगा क्लोज्ड इंटरवल। थर्ड पार्ट पे आ जाओ, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच रेवेन्यू इज मैक्सिमम, फॉर विच रेवेन्यू इज मैक्सिमम। तो पहले तो रेवेन्यू फंक्शन ले लो, ये था आपका रेवेन्यू फंक्शन और इसको आपने मैक्सिमम करना है, तो अपना मैक्सिमा मिनिमा लगा दो, 19x माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 3000। इसका ले लो फर्स्ट डेरिवेटिव, x को डिफ्रेंशिएट करो तो 19 और ये हो जाएगा 2x बाय 3000। क्लियर हो गया? 2 से आप इसको कट कर सकते हो, ना कट करना चाहो तो कोई बात नहीं। साथ में आप डबल डेरिवेटिव भी निकालो, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा के लिए डबल डेरिवेटिव निकालना होता है। तो 19 का हो जाएगा 0, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और ये बन जाएगा 2 बाय 3000, यानी कि -1 बाय 1500 लेस देन 0। और जब डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो वो फंक्शन ऑलवेज क्या होता है? मैक्सिमम। तो रेवेन्यू तो मैक्सिमम आ गया, लेकिन वो पॉइंट निकालने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखना पड़ेगा कि किस वैल्यू पर। तो आर डैश एक्स को 0 रखो, 0 रखोगे तो 19 इज इक्वल टू 2x बाय 3000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या 2 से पहले इसको काट दो 1500 और 1500 को 19 से मल्टीप्लाई कर दो तो 19 इंटू 1500
इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 और 15 निम्मा 135, 13, 15 एकम 15 और 13 28,500 रुपये हमारा। जब हम 28,500 टिकट बेचते हैं तो हमारा रेवेन्यू सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि टिकट का प्राइस भी देखना है ना कि कितना कंसीडर करना है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। व्हेन द रेवेन्यू इज मैक्सिमम देन द प्राइस ऑफ टिकट इज, आ गई वही बात। अब यहाँ पर 28,500 है, प्राइस कहाँ से लेना है ये देख लो। प्राइस के लिए ये फंक्शन चल रहा था भाई, एफ ऑफ एक्स का मतलब था 19 माइनस एक्स बाय 3000। अब अगर वो मैक्स 28,500 रुपये नहीं है भाई, ये एक बात मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मैक्सिमम रेवेन्यू नहीं बता। 28,500 तो टिकट बिकेंगी जब रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। तो 28,500 टिकट बेचने के लिए हमें टिकट का प्राइस कितना रखना है, तो यहाँ मैं लिखूंगी एफ ऑफ 28,500 19 माइनस 28,500 बटे 3000। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी और भाई ये तो डेसिमल में आएगा है ना। 285 को मैं 30 से कर दूं क्या डिवाइड, डायरेक्ट ही कर देती हूँ है ना। 30 3 निम 27, 270 0 नहीं 5 1 और 0 9.5। 19 में से 9.5 को माइनस करोगे तो 9.5 ही आएगा। तो हमारी टिकट का प्राइस ये हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको साफ करके आपको ये चारों ऑप्शंस दिखा देती हूँ कि अगर हम 9.5 रुपये टिकट का प्राइस रखते हैं और 28,500 टिकट हमारी बिकती हैं तो हमारा रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाएगा। थोड़ा अलग था बट मैं डिफ़िकल्ट नहीं कह सकती इस क्वेश्चन को। और जल्दी से अब इस प्री बोर्ड का, इस पेपर का, इस सेक्शन का 38th लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। और ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नया नहीं है। अगर आपने मेरे प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स देखे हैं तो NCERT में सेम यही क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन वो अपना लेबोरेटरी टेस्ट के नाम से आ जाता है और उसको भाई बीमारी डायग्नोज हो रही है फलाना। अब इसको इन्होंने कोविड से रिलेट कर दिया है क्योंकि कोविड अभी रिसेंटली आया था। तो ये क्या कहता है, सपोज दैट द, मैं फिर कह रही हूँ जिसको इंग्लिश में स्टेटमेंट समझ नहीं आती है ऊपर हिंदी में दे रखी है, वहाँ से देखो और अपना क्वेश्चन का आंसर लिख दो। Suppose that the reliability of a COVID-19 test is specified as follows। भाई अगर कोविड का टेस्ट हो रहा है तो एक दो बार गलत भी हो सकता है, तो उस पर कैसे विश्वास करें, क्या रिलायबिलिटी होगी। ऑफ पीपल हैविंग COVID-19, जितनों को कोविड हुआ है उनमें से 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज। भाई मान लो 100 लोगों को कोविड हो गया तो 90 लोगों के टेस्ट में कोविड आ गया, लेकिन 10 के टेस्ट में कोविड पकड़ा नहीं गया। हो गया क्लियर। ऑफ पीपल, देखो अब मैं आपको बता रही थी ना ये क्वेश्चन NCERT से उठाया गया है, तो यहाँ इन्होंने HIV लिख दिया, इन्होंने गलती से यहाँ पर HIV लिख दिया है क्योंकि जो आपकी बुक में क्वेश्चन है वो HIV पर रिलेटेड था, तो वहाँ से इसको उठाकर रिप्लेस जस्ट आपके लिए किया गया है। तो ये बिल्कुल NCERT का क्वेश्चन है, इसको केस स्टडी नाम दे दिया गया है। तो यहाँ कोविड आना चाहिए था कि जो लोगों को कोविड नहीं है 99% ऑफ द टेस्ट आर जज्ड नेगेटिव। अब कुछ लोग ऐसे भी जिनको कोविड है नहीं लेकिन भी चेक कराने चले गए, तो जिनको देखो कुछ लोग हैं पॉजिटिव, तो उन पॉजिटिव में 90% तो सही आ रही है रिपोर्ट और 10% की रिपोर्ट गलत आ रही है। जो लोग कोविड नेगेटिव हैं, जिनको कोविड नहीं है, उनमें 99% की रिपोर्ट तो सही आ रही है, लेकिन 1% की रिपोर्ट गलत आ रही है। उसको कोविड नहीं है फिर भी उस बेचारे को कोविड बता दिया। क्लियर हो गया। फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पीपल ओनली 0.1% हैव कोविड या HIV, आप कुछ भी लगा लीजिए कि बहुत सारी दुनिया, मतलब जितने भी लोग हैं, मान लो आपके सिटी के ही लोगों को ले ले 1 लाख लोग हैं तो उनमें से केवल 0.1% को कोविड है। 1 पर्सन सिलेक्टेड एट रैंडम, एक को पकड़ा गया, उसका कोविड का टेस्ट हुआ एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम हर एज COVID-19 पॉजिटिव। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन एक्चुअली हैज COVID-19। अब ये इन्होंने NCERT से क्वेश्चन लिया था, तो ये लाइन इन्होंने वहीं से उठा के यूं की यूं डाल दी और फिर नीचे भी 4 क्वेश्चन दे दिए। तो उस लाइन को नहीं देखना है, आपने नीचे वाले 4 क्वेश्चन देखने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ये आपका NCERT का एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन नहीं है। तो हम देखते हैं अब अपना सॉल्यूशन पर आ जाते हैं।
बिल्कुल सेम है ये एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी में, आप देख भी सकते हो, मैंने करवा भी रखा है। बेस थ्योरम का पूरा एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करवा रखी, तो वहाँ भी मैंने बहुत अच्छे से इसको समझा रखा है। इस आखिरी लाइन को तो मैंने बोल ही दिया कि भैया कट कर दो, कर दी। अब ये देखो कि एक पर्सन को सिलेक्ट किया गया। जब एक पर्सन को सिलेक्ट किया गया तो दो बातें होंगी। पहली बात, जिस पर्सन को सिलेक्ट किया जाएगा दैट पर्सन इज कोविड पॉजिटिव, क्लियर, या HIV पॉजिटिव ये लगा लो। E2 भाई उसको बीमारी नहीं है, पर्सन इज नॉट पॉजिटिव। दो ही बातें होंगी भाई, मेरा सिलेक्शन कर लिया, मुझे रैंडमली चूज कर लिया, भाई तुम्हारा टेस्ट करना है भाई, या तो मुझे कोविड है या मुझे कोविड नहीं है। क्लियर हो गया। अब आपको ये ध्यान देना है कि उसकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। अब ए इवेंट हमने ले लिया कि द रिपोर्ट शोज पर्सन इज पॉजिटिव। रिपोर्ट शोज, देखो दो बातें, एक तो असल में पॉजिटिव है, एक रिपोर्ट बता रही है कि पर्सन इज कोविड पॉजिटिव। तो अब आपके पास आपने ध्यान देना है, एक तो E1 की प्रोबेबिलिटी देखनी है, यहीं करा दूं। E1 का मतलब है कि पर्सन कोविड पॉजिटिव है, तो यहां पर अब आपको इस लाइन पे जाना है कि एक लार्ज पॉपुलेशन में केवल 0.1% पॉजिटिव हैं। 0.1% का मतलब है 0.1/100, यानी कि 1/1000, यानी 1000 में से एक आदमी को ये बीमारी है। क्लियर। अब आ जाओ E2 पे। E2 का मतलब वो पॉजिटिव नहीं है, तो 1 - 1/1000 जो कि आ जाएगा 999/1000। ओके, 999/1000। अब यहाँ आ जाओ कि रिपोर्ट में आया कि पर्सन पॉजिटिव है, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ यहीं से, उससे वैसे आपको फ़ायदा तो हो जाता है इस ग्राफ से कि पर्सन इज पॉजिटिव। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना कि अब आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है कि पर्सन पॉजिटिव है और रिपोर्ट भी पॉजिटिव शो कर रही है, यानी कि A बाय E1, ठीक है। यानी कि अब हमें थोड़ा, मैं इसको साइड थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि हमें स्टेटमेंट भी दिखे और मेरे पास स्पेस भी सही हो लिखने के लिए। अब देखिए, अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1। A बाय E1 का मतलब है कि रिपोर्ट इज पॉजिटिव गिवन दैट पर्सन इज पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव का मतलब लगा लेना कोविड पॉजिटिव, भाई वो वास्तव में बीमार था और उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। अब वो हमने जो डायग्राम बनाया था ना वो ज़्यादा सही था कि जो रियल में कोविड पॉजिटिव है। मैं एक बार यहाँ फिर से आपको डायग्राम बना के बता देती हूँ, आसान रहेगा कि जो पर्सन, देखो जिनको वास्तव में कोविड है उनमें 90% की रिपोर्ट सही आ रही है और 10% की रोंग आ रही है, और जो पर्सन कोविड नेगेटिव हैं उनमें 99% की तो ठीक आ रही है बच्चों, और 1% की रिपोर्ट रोंग आ रही है। अब इस बात को ध्यान से पढ़ो कि वो पर्सन ऑलरेडी पॉजिटिव है और उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ रही है, तो वो 90% में से है, ये वाले में से। तो ये हो जाएगा 90/100। 9/10 रखना चाहो तो 9/10 रख लो, नहीं तो मैं तो सलाह दूंगी 90/100 ही रख लो। दूसरा आ जाएगा A बाय E2। A बाय E2 का मतलब रिपोर्ट इज पॉजिटिव बट गिवन दैट पर्सन इज नेगेटिव। अब पर्सन नेगेटिव है लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, तो 1% ऐसा हो रहा है, तो वो हो जाएगा 1/100। क्लियर हो गया, यहाँ तक सारा क्लियर हो गया। अब आपने लगा देनी है बेस थ्योरम। E1 आ गई, E1 की प्रोबेबिलिटी आ गई, E2 की आ गई, A बाय E1 की आ गई, A बाय E2 की। करना क्या है उसको पकड़ो, आगे चलते हैं। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है, पहले पार्ट पे आ जाओ। अब भाई सब मैंने पहले निकाल दिया है। पर्सन टेस्टेड एज COVID-19 पॉजिटिव गिवन दैट ही इज एक्चुअली कोविड-19। पहला पार्ट कि उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है और उसको वास्तव में है, तो वो ये वाला हो गया। देख लो, एक्चुअल में पॉजिटिव है, रिपोर्ट भी पॉजिटिव है, तो 90/100, यानी कि आपको दिख रहा है ये, यानी कि आपके पहले पार्ट का जो आंसर है बच्चों वो आ जाएगा 90/100, यानी कि 9/10। अब दूसरे पे आ जाओ। पर्सन टेस्टेड एज COVID-19 पॉजिटिव गिवन दैट ही इज नॉट हैविंग COVID-19, तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। थर्ड पे आ जाओ। पर्सन सिलेक्टेड एट रैंडम इज एक्चुअली हैविंग COVID-19 गिवन दैट
शी इज टेस्टेड कोविड-19 पॉजिटिव। जब भी ये गिवन दैट है तो उसको नीचे लेना है, यानी कि ए को, अब थर्ड पार्ट करवा रही हूँ मैं, बहुत ध्यान से देखना। थर्ड पार्ट में यहाँ करा देती हूँ, थर्ड पार्ट में ए नीचे लेना है कि गिवन दैट पर्सन इज पॉजिटिव, गिवन दैट पर्सन इज पॉजिटिव एंड पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम इज एक्चुअली। तो एक्चुअल के लिए हमने क्या लिया है, E1। तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 बाय ए की, जहां अब आप बेज थ्योरम अप्लाई करोगे। तो पहले मैं यहाँ बेज थ्योरम का फॉर्मूला लगा देती हूँ, E1 बाय ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1, नीचे आ जाएगा सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू, इसीलिए मैंने वो सारा पहले ही कैलकुलेट कर दिया था। अब सारी वैल्यूज आप देख लो, ऊपर देखो E1 1/1000 है और ए बाय E1 90 बाय 100 है। 1/1000 इंटू 90 बाय 100, 1/1000 इंटू 90 बाय 100 डिवाइडेड बाय में भी पहले तो यही आएगा 1/1000 इंटू 90 बाय 100। E2 की प्रोबेबिलिटी ये देख लो, E2 की है 999/1000, यानी कि 999 बाय 1000, और A बाय E2 की है 1/100। अब मेरी बात को समझना, मैंने कट क्यों नहीं किया, नीचे भी 1 लाख LCM आ जाएगा क्योंकि 1000 और 100 है, यहाँ भी 1000 और 100 और यहाँ भी, तो मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ऊपर आएगा 90 बाय 1 लाख, ठीक है, नीचे आएगा 90 बाय 1 लाख प्लस 999 बाय 1 लाख। जब 1 लाख LCM लोगे कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 90, नीचे इनको जोड़ो 9, 9 और 9 18, 9 और 1 10, काट दो, 9 एकम 9 0, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9। ओके, तो ये आ जाएगा 10 बाय 121, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0.083 समथिंग हमारा आ जाएगा। तो ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर था। लॉजिक आपने पकड़ना है, नाम इसीलिए मैंने पहले सारे यहाँ पर आपको दे दिए हैं। और लास्ट पार्ट आ जाता है, पर्सन इज एक्चुअली हैविंग कोविड-19, पर्सन इज एक्चुअली हैविंग कोविड-19। तो इसकी कोई सेंस नहीं बनती, एक्चुअल वाला तो 1% है, चौथे पार्ट का है ना। ये देखो 1 मिनट, ये तो बहुत ही आसान सा इसने दे दिया। एक्चुअल वाला तो 1/1000 आएगा, ये रहा है ना। एक बार मैं स्टेटमेंट में भी आपको दिखा देती हूँ कि 0.1% को ही एक्चुअल में कोविड हुआ है, तो वो हो जाएगा 0.1/100 यानी कि 1/1000। तो फोर्थ पार्ट का जो आंसर है वो 1/1000 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल आपका डिटो NCERT से क्वेश्चन लिया गया है, इसके सब पार्ट्स कर दिए गए हैं। मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि जो ये चीज़ें थी, इसको E1 की प्रोबेबिलिटी को एक अलग क्वेश्चन बना दिया, A बाय E1 को अलग क्वेश्चन बना दिया, A बाय E2 को अलग बना दिया, बेज लगा के जो हमने ये किया था इसको इन्होंने अलग क्वेश्चन बना दिया, बस और कुछ भी नहीं था। और बस हाँ, ये 4 पार्ट हो गए ना आपके, तो इन चारों को अलग अलग बना दिया। बाकी ये एज इट इज NCERT से आया हुआ था। ये है आपका कंप्लीट प्री बोर्ड जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट हो चुका है। मैं होप करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा है तो जल्दी से अभी पॉज करके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। थैंक यू।